ठीक है, तो यार आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, लेट मी शेयर माय ओके। स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल हो रही है, चिंतन? विजिबल है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये जो वेबसाइट होती है उसके ब्रेन होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे, जैसे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारा जितना भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा HTML डिसाइड करता है, ये हमें पता है ना। और जितना भी हमारा जो स्टाइलिंग होती है वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा CSS करता है। ठीक है ना। लेकिन इस इसके अंदर हमें एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, जो कि है प्रोग्रामिंग की। अब जैसे हमें दो नंबरों को ऐड करना हो, ट्रैक करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम कैसे करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ HTML से तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ CSS से तो हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता है और ये सिर्फ वेबसाइट की स्टाइलिंग बताता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ी, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम वेब बेस में यूज जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो सबको पता होगा कि .js होता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट चली गई, हमें क्यों यूज करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस रन करती है। जावास्क्रिप्ट रन करती है नोड के ऊपर। ठीक है, नोड डॉट जेएस, अगर आपने सुना होगा नाम। ठीक है, नोड डॉट जेएस पर ऐसा क्यों, इसके ऊपर क्यों रन करती है ये? तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि C++ पढ़ते हैं हम, ठीक है, जावा पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस को भी कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका नाम होता है कंपाइलर। C++ के लिए हम यूज़ करते हैं GCC कंपाइलर। जावा के लिए हम यूज़ करते हैं JDK। ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं हम कि हम क्या कर सकें, अपने प्रोग्राम को रन कर सकें। हाँ, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए भी हमें Node.js की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, Node.js बेसिकली वैसे तो एप्लीकेशन C++ में बिल्ड करी गई है कि जावास्क्रिप्ट को रन करती है। ठीक है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज तो C++ ही है। ठीक है, अब वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो आवाज़ तो आ रही है ना ढंग से? कोई ऐसे तो कोई इश्यू से? नहीं, ओके फॉर मी। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक। अब जैसे तीन वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, पढ़ते हैं जैसे हमारे पास में एक होता है वेरिएबल। जैसे हम यहाँ पर, जैसे हम C++ के अंदर क्या यूज़ करते थे, हम C++ में यूज़ करते थे इंट करते थे, फ्लोट करते थे, है ना, कैर यूज़ करते थे, बाइट यूज़ करते थे, काफ़ी सारी यूज़ करते थे। लेकिन हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज़ करते हैं कि एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है लेट। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। अब C++ के अंदर क्या होता था, इंटीजर के लिए इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यू भरते थे, फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू भरते थे, कैरेक्टर के अंदर हम कैरेक्टर वाली वैल्यू, यानी कि कोई भी कैरेक्टर हम भर सकते थे। इस कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर सब भर सकते थे, है ना। बाइट के अंदर हम 0 1 भर सकते थे, पर के अंदर सबको रिप्लेस करके एक वैर में डाल दिया। मतलब कि वैर के अंदर आप कुछ भी भर सकते हो। आप इंटीजर वैल्यू भी भर सकते हो, आप फ्लोट वैल्यू भी भर सकते हो, आप कैरेक्टर वैल्यू भर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी भर सकते हो, आप कुछ भी इसमें भर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में सीखे वो है वैर, कांस्टेंट और लेट। अब इनका जरा मैं आपको डेमो। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल, ठीक है, और हाउ, तो मैंने बस वो लिखा हुआ है। काम करता हूँ इंडेक्स डॉट,
अब जैसे यहाँ पे आपका ना काफ़ी काम पड़ता है कंसोल का। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको देखना है कि बैकएंड में क्या हो रहा है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबा करके इंस्पेक्ट करते हो कि उसके पीछे हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। अब एलिमेंट्स में पूरा पूरा कोड लिखा होता है। हाँ, एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा कोड लिखा होता है जो आपने .html के अंदर लिखा होता है सारा, और कंसोल के अंदर होता है जो आपने अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ये वन बाय वन करके रन करते हैं पूरे कोड को। जैसे मान लो कि मैंने इस कंसोल पे यहाँ पे टाइप करा, जैसे मुझे प्रिंट अप करना है। अब जैसे मैं कुछ भी चीज़ प्रिंट करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, console.log, ठीक है। console डॉट, प्रथा है कि हमें हेलो वर्ल्ड लिखना ही लिखना है, तो हेलो ही दे हेलो, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। console.log ऐसा हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अभी के बाद में हम यहाँ पे थे console.log पे, हाँ, तो हमने ये सीख लिया कि हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब 3 वेज है हमारे प्रिंट करने के लिए। एक तो होता है console.log, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। हमें अलर्ट बेसिकली आपको एक पॉपअप देता है विंडो के ऊपर, ठीक है। मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जैसे अलर्ट करा जैसे आता है ना, जब भी हम सबमिट करते हैं किसी फॉर्म को, तो वो बोलता है कि आर यू रेडी, आर यू कंफर्म टू सबमिट द फॉर्म। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आर यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक अलर्ट आया हमारे पास में, आर यू कंफर्म। तो ये एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट और राइट वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के अंदर, जैसे ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल है, हमने इसका नाम दिया है नंबर 1 नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, अब यहाँ पे जो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट खुद ही कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 + 6, अपने आप इसने 10 दे दिया। अगर मैं बोलूँ 4 - 2, अपने आप दे दिया। बोलूँ 4 × इसने अपना दे दिया। अगर 4 / 2, इसने अपना। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, हर काम बहुत ही आसानी से करता है। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से करता है। अब जैसे इस लाइन को मैं रन करके देखता हूँ, ये क्या करेगा, ये मेरे कंसोल पर इन दोनों नंबरों को ऐड करके दे देगा। 1 + 50 कितना होता है, 57 दे देगा। 7 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अभी देखो मेरे कंसोल पे क्या आ रहा है, 57, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा। अभी हमने क्या करा, अभी हमने क्या क्या करा है, अब हमने console.log मतलब कि प्रिंट कराना सीख लिया। अभी अलर्ट लगाना सीख लिया। अभी हम कैसे, हम जैसे फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, कंफर्म करना पड़ता है एट द एंड, है ना। तो हम वो अलर्ट भी दे सकते हैं, वो भी हमने सीख ली। अब अब आते हैं दूसरे पर। जैसे मैंने बोला था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर वैर के अंदर ही हम कुछ भी भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है और फ्लोट वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली इसको भी आप सेम कर सकते हो, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो वो बिल्कुल बैरियर हट गया है टाइप्स का, वो उसने जावास्क्रिप्ट बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। इसको एक बार जल्दी से रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, अच्छा, जावास्क्रिप्ट को ना एक फॉरगिविंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे सेमीकोलन ना भी लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर ये मैं ना भी लगाऊं तो भी ये कोड चलेगा। तो वो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको नहीं चलाया तो भी चलेगा। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बड़ा ही नंबर होगा ये देखो यहाँ पे इसने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो ये तो था इंटीजर का और ये था फ्लोट का, लेकिन तब भी इसने ऐड कर दिया विदाउट सेमीकोलन। तो इससे क्या पता चलता है कि हम कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ कंसोल भी करा सकते हैं सेमीकोलन। तो अब बढ़ते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है, अब किसी ने यहाँ पर जावा पढ़ी है तो उसको पता होगा कि हम कैसे प्रिंट करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने 2 नाम दे रखे हैं, एक नाम दे रखा है स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग,
ऑल्सो अ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग 2। अब मान लो इन दोनों को प्रिंट कराना है, मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट str1 प्लस str2, ठीक है। यहाँ पे आ गया दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई भी गैप नहीं आया, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग 2, हाँ कोई भी गैप नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ना दोनों कंकैटिनेट हो जाते हैं, जो प्लस ऑपरेटर है यहाँ इन दोनों को कंकैटिनेट कर देता है। तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हम बीच में ये लगा सकते हैं, स्पेस लगा सकते हैं, थोड़ी खाली जगह छोड़ दी, अब यहाँ पे बीच में स्पेस पर रन कर, आप देखो, अब देखो स्पेस आ गया इसमें, ठीक है। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता, कि मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। पर कमेंट करते हैं। अभी हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले कंसोल लॉग को अच्छे से सीख लिया है कि हम वेरिएबल के अंदर ही इंटीजर वैल्यू कर सकते हैं स्टोर, फ्लोट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अलर्ट भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। अभी देखो ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने सिमिलर बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर दी है, अनसिमिलर भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे सेम। यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल बनाया हुआ है मार्क्स नाम का, ठीक है, अब बताया नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर कई सारे हैं, जैसे हमने रवि दे रखा है, शुभम दे रखा है, वैसे इसके अंदर हमने अलग अलग वैल्यूज असाइन करी हुई, ठीक है। अभी हम इसको जरा रन करके देखते हैं, ये कंसोल में कैसे रन होगा। ये देखो, ये क्या होता है, ये सारे ना, जैसे अभी तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स में है, तो आपको इस तरह से दिख रहे हैं कि बेसिकली पीछे एरे के अंदर स्टोर होते हैं, जिसके अंदर हमें की वैल्यू पेज के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे कोई भी एरे हो गया, कोई भी एरे अगर हो गया, वो आप कैसे देखते हो, उसको आप देखते हो, जैसे कोई भी अगर है आप, ठीक है, 0 1 2, मैं आप बोलो 0 1 2 3 11, ये 12, ये 13, ये 14। की वैल्यू पेयर्स मतलब क्या कि 0 पर 11 स्टोर्ड है, 1 पर 12 स्टोर्ड, 2 पे स्टोर्ड है, 3 पे, ठीक है। ये पीछे इस तरह से स्टोर्ड होते हैं, और ऑब्जेक्ट है इसलिए दिखाई इस तरह से देता है। अब जैसे मान लो कि आपको अगर डाउट आ रहा हो कि यहाँ इंटीजर वैल्यूज दे रखी हैं, फ्लोट वैल्यू दे रखी हैं, क्या मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ, वो भी ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट किया, यहाँ पे तो मतलब कोई से भी डेटा टाइप के और आप ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिकली डाटा स्टोर करने के लिए होता है, जैसे आपके क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल सेम। यहाँ तक अगर समझ आ रहा है तो प्लीज जरा यस लिख दो ग्रुप पर, चैट के ऊपर। तो कोई डाउट अभी तक? अब जैसे बूलियंस आ गया, बूलियंस हमें पता है यार कि फॉल्स देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या करा है कि वेरिएबल ए के अंदर मैंने ट्रू स्टोर करा दिया, और फॉल्स के अंदर, बी के अंदर मैंने फॉल्स स्टोर करा दिया। तो अब बताओ कि कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर ए और बी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, वो फॉल्स ही आएगी। जब हमने वैल्यू भी दे रखी है, आएगी भी वही, क्यों भाई, वो फॉल्स ही आएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था कि बूलियन वैल्यू हमने स्टोर करी और कॉन्सोल डॉट लॉग सिखा दिया, मतलब कॉन्सोल डॉट लॉग तो अब तो आ गए, बढ़िया आ गया। अभी है वेरिएबल अनडिफाइंड, ठीक है। से कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिनको हम के अंदर अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ना दें, तो हम उसे कहते हैं अनडिफाइंड। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ए, ठीक है, तो क्या है कि वो अनडिफाइंड है। वो करता हूँ, वो भी आने वाला हूँ मैं, ठीक है। नीचे लूप्स ही है, दिखा देता हूँ आपको, ये रहे लूप्स, ये रहा लूप्स। अभी आपको आऊँगा, वहीं पे आऊँगा, पूरी शीट बनाई हुई वो सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आते हैं, हाँ वेरिएबल अनडिफाइंड पे था मैं।
तो अगर किसी भी वेरिएबल को आपने डिफाइन नहीं करा तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे आपने भले ही इसके अंदर वैल्यू दे रखी हो लेकिन उसको कहीं यूज ना करा हो, ठीक है, आपने देखी तब भी अनडिफाइंड रहता है। समझ आ रही है? मतलब अगर भी वेरिएबल को आपने अगर आपने वैल्यू से इनिशियलाइज करा हो या फिर ना किया हो, ठीक है, लेकिन कहीं यूज करा हो तो वो अनडिफाइंड ही रहता है, कहीं यूज नहीं किया आपने। ठीक है, अब बिल्कुल इसका उल्टा जो होता है, उल्टा तो नहीं, अभी बिल्कुल सेम ही लगेगा आपको सुनने में। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल एन के अंदर नल इनिशियलाइज करा हुआ है, या अगर मैं इसका कंसोल डॉक लॉग खोलता हूँ, जाहिर सी बात है ये नल दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अनडिफाइंड और नल में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है कि जहां हमने उसको वैल्यू दी, जब तक वो यूज नहीं हुई तब उसे हम मानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम उसको नल इनिशियलाइज कर देते हैं, हम इसको कह के रखते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं डलेगा। अनडिफाइंड में कुछ डल सकता है पर बिना यूज हुए उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन नल में हम पहले ही बोल देते हैं कि वो यूज नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं। हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने कर लिया अनडिफाइंड, ये जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, नल कवर कर लिया, स्ट्रिंग कवर कर लिया, बूलियन कर लिया, सिंबल काफी एडवांस टॉपिक है, अभी आप नहीं पढ़े तो अच्छा है। अभी एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स पे पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है, तो एरे भी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 साइज का एक एरे दे रखा है। ठीक है, अब इसको भी अगर मुझे प्रिंट कराना होगा तो करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एरे किस स्टोर हो रहा है? अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एरे होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। देखो, 0th इंडेक्स पर 1 स्टोर हो रहा है, 1th इंडेक्स पे 2 स्टोर हो रहा है, सेकंड इंडेक्स पे W हो रहा है, थर्ड पे 4th हो रहा है, फोर्थ पे 5 हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि लेंथ भी हमें बता ही देता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूँ, मान लो मैं इसको 67 दे देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और एक बार वापस, तो अब ये वापस, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इतना स्मार्ट होता है कि लेंथ भी दे ही देता है हमें। अब मान लो अगर जैसे अभी यहाँ तो हमने पूरा एरे एक्सेस किया है इधर, अगर मुझे सिर्फ इसका सेकंड एलिमेंट उठाना हो, यानी कि बबलू उठाना हो, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिख दूंगा कि सेकंड इंडेक्स पे जो है, तो सेव करा सिर्फ, क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक इंडेक्स से भी यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ। मैं तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता ही है, ये मैंने वैसे कंसोल लॉग में करा ही दिए थे, एक बार वापस जरा करा देता हूँ। मैंने ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी थी? 100 और 10। बाकी इसने सारे ऑपरेशन खुद ही कर दिए। अगर मैं ये ना भी देता और डायरेक्ट कंसोल लॉग पे भी चले जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी मैं कर सकता। ऑपरेटर्स भी आपको आ ही गए होंगे, इसमें टफ है नहीं। बाकी ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। यहाँ बी की वैल्यू मैंने दे रखी 10, तो मैंने सी के अंदर स्टोर कर दिया और बाकी सारे जो ऑपरेशन हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करें। सी प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या करा है कि सी के अंदर 2 वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी है। कंसोल लॉक करा लेते, क्या वैल्यू आ रही है? 12 आ रही है। ये तो बेसिक सी चीज़ है लेकिन मैंने फिर भी इंक्लूड कर दी क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही इसका जो आप दूसरे तरीके से इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सी इक्वल टू सी प्लस 2, समझ गए होंगे, उसका भी आंसर वही आएगा। एक बार रन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कमेंट किया 12 ही रहना, ही रहा। इसी तरीके से बाकी सब भी है, माइनस वाला ऑपरेटर भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, डिवाइड का भी है, इसी तरीके से। अब आगे कंपेरिजन ऑपरेटर। ये मैं एक एक बार बताता हूँ कि ये सब तो आता ही होगा आपको। जैसे x की वैल्यू मैंने 34 दी है और y की वैल्यू मैंने 56 दी है। ठीक है, तो क्या x है वो y के बराबर है? नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है हमें, है ना? एक बार
तो क्या आएगा आउटपुट, कोई गेस कर सकता है? और किस फॉर्मेट में आएगा, कोई गेस कर सकता है? गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आंसर दे दो। तो देना आंसर। टेबल नॉट, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा? एक बार वापस देख लेता हूँ स्क्रीन। तो ये है x 34 है, y 56 है। ये मालूम है कि 34 56 के बराबर नहीं है, लेकिन कंसोल में क्या है, कंसोल में क्या वैल्यू आएगी मेरी? 1 आएगी, 0 आएगी, 2 आएगी, फॉल्स आएगी, क्या आएगी? मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। फॉल्स, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, फॉल्स आ रही है। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है, फॉल्स देगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं? चलो एक बार बाद में देख लेंगे, इसकी बात कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ो। अब दूसरे, तीसरे और चौथे का आंसर कौन देगा? एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू वाई है, इसका क्या आंसर होगा? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। शो फॉल्स, हाँ नहीं तब अगर ट्रू, हाँ एक बार देख लेते हैं। ये देख, सारे आंसर आपके सामने है। बस सेकंड, सेकंड वाला जो है वो हमने रन किया है। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि 34 थोड़ी ना बड़ा है इससे, 34 बराबर भी नहीं है 1 से, है ना, इसलिए हमारा फॉल्स आ रहा है। अब क्या 34 छोटा है 56 से या बराबर है? छोटा तो है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वो आ रहा है, ठीक है ना, मतलब छोटा तो है ही ना। और अब x ग्रेटर देन y, यानी कि क्या 34 बिगर देन है 56 से? नहीं है, फॉल्स आएगा। क्या x छोटा है y से? बिल्कुल, तो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें वो आउटपुट के अंदर बूलियन वैल्यू दिखाने का मतलब ये था कि वो बूलियन वैल्यूज देगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल के अंदर भी एंड होता है और होता है, नॉट भी होता है, ठीक है। इन तीनों को आपको बता देता हूँ अब। तो शायद ये आपको पता होगा, बता देता हूँ। हमेशा याद रखना कि एंड जो होता है ना, एंड जो होता है ना, एंड जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। एंड जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करता है। और जो और होता है वो हमेशा प्लस का बताता है। ये होता है, और हम प्लस मान लो, एंड को हमेशा डॉट यानी कि मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है। तो अगर, और ट्रू को हम क्या मानते हैं? ट्रू को हम वैसे मानते हैं, और फर्स्ट को क्या मानते हैं? जीरो। तो अभी बेसिकली बस मैथमेटिक्स बच चुका है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर ट्रू और ट्रू, मतलब 1 × 1 क्या होगा? 1 होगा, है ना। और तो साइड में ना आउटपुट लिख लेते, एकदम सही है ना। ट्रू इंटू फॉल्स क्या आएगा? टू जीरो, ये जीरो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू, ये भी जीरो आएगा। और अगर हम फॉल्स इंटू फॉल्स करते हैं, इसका क्या आएगा ये बताओ? ये भी फॉल्स इंटू फॉल्स यानी जीरो इंटू जीरो भी
0 ही आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। यानी कि 1000 आंसर आना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसने वैसे दिए, ठीक है ठीक है, उसने बूलियन में ही दिया है हमें, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। वो सॉरी मेरे को याद नहीं रहा कि वो उसमें रिटर्न करता है बूलियन में, फिर बूलियन में ही रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। आपको मतलब समझ तो आ ही गया होगा बेसिकली क्या समझाना चाह रहा था। वो मैथमेटिक्स समझाना चाह रहा था ताकि आपको निकालना ही आ जाए, लेकिन वो डिस्प्ले बूलियन में ही करता है, ठीक है। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा। इस कर दोगे समझ आ गया। ठीक है, गुड। अब लॉजिकल एंड तो हमारा हो गया, अब और भी देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमें प्लस करना है ना, प्लस करना है, यानी कि 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 2 तो कभी आता आता ही नहीं है। कंप्यूटर हमेशा या तो 0 या तो 1 में डील करता है। ट्रू, 1 और 1 क्या हो गए, 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ तो अपने 1, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यानी कि 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, है ना। और फॉल्स और ट्रू यानी कि 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। और फॉल्स और फॉल्स यानी कि 0 + 0 वो तो 0 ही होगा, है ना। अब इसी को 1 को क्या कहते हैं, ट्रू, और 0 का क्या कहते हैं, फॉल्स। यानी कि 3 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल वही आ रहा है, 3 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ आ गई हो आपको, ये भी हमारा हो गया। अब नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर के अंदर कुछ नहीं होता, जो चीज़ दे रखी है तो इसका बिल्कुल अलग करना होता है। जैसे अगर फॉल्स नहीं है तो क्या होगा, ट्रू ही होगा, है ना। और अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो पहले आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, बाद में फॉल्स, और फॉल्स, ठीक है। अब पहले भी बढ़ते हैं। तो जैसे आप जावा और उसके अंदर C++ के अंदर फंक्शन लिखते हो, यहाँ पर भी हमें इस कीवर्ड से इनिशियलाइज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये फंक्शन हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, किस नाम से कर रहे हैं, एवरेज नाम से कर रहे हैं। क्या वेरिएबल है उसके अंदर, ए और बी वेरिएबल है, और बाद में नीचे सारे ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ कॉल किया हुआ है, तो मैं कंसोल करा देता हूँ। मैंने करा, मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर C1 वेरिएबल के अंदर एवरेज फंक्शन को कॉल किया। अब एवरेज तो किया, ठीक है। अब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि अच्छा एवरेज क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, इसके 2 वेरिएबल है, मैच करा। अब यहाँ पे चाहे आप कुछ भी दे दो, यहाँ चाहे आप 4.5 भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तब भी ले लेगा क्योंकि वेरिएबल से मतलब नहीं है उसको, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि क्या है वो आपका टीजर है, फ्लोट है, क्या है, वो सब वो मैनेज कर लेगा, डबल है, वो सब मैनेज कर लेगा। हमें बस हाँ लिखना है कि ये फंक्शन, कीवर्ड से बताना है कि ये फंक्शन है। अगर हम इसको कॉल करते हैं 4 और 6 10, 10/2 5 आना चाहिए, और 14 + 16 30 डिवाइड बाई 2 में ये आना चाहिए, कर लेते हैं, बिल्कुल वही सही, 5 और 15 आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाना सीख लिया। फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन कीवर्ड से, फिर हमें फंक्शन का नाम, फिर हमें हमने क्या किया कि फंक्शन का कीवर्ड आता है, फिर फंक्शन का नाम आता है, फिर फंक्शन के वेरिएबल, फिर हमें हमारा ऑपरेशंस, कुछ कोड की लाइंस, फिर हमें हम कॉल करते हैं उसका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कंडीशन के ऊपर। आप इफ पढ़ते हो, इफ एल्स पढ़ते हो, इफ एल्स लेटर पढ़ते हो, सारी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंगल इफ पढ़ लेते हैं। ऐसे तो पता होगी आपको, लेकिन मैं एक बार बस रिवाइज, अगर मैंने एज भरी 40, 41 भरी, क्या होगा, मेरी एज 41 से 41 है। अब यहाँ पे उसने देखा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यानी कि 41 इज ग्रेटर देन 18 बिल्कुल ट्रू है, तो घुस जाएगा अंदर और कंसोल लॉक करा देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, आ रहा है एलिजिबल।
है ना। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको, अब जैसे मैंने ये करा इफ एल्स में, जैसे कि अगर मेरी एज ऊपर है आई एम एलिजिबल टू वोट, नहीं है अगर मेरी एज कम है पर नॉट एलिजिबल। अब जैसे मैं यहाँ पे एज मान लेता हूँ, भर लेता हूँ 2, अब ये क्या होगा, है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट। अब इफ एल्स लेटर भी बिल्कुल सेम ही है, बस वहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ सिंगल इफ स्टेटमेंट यूज हो गई, जहाँ पे कम कंडीशन है वहाँ पे सिर्फ इफ लगा दिया, यहाँ पर 2 कंडीशन है वहाँ इफ एल्स लगा दिया, बहुत सारी कंडीशन है वहाँ पर एल्स इफ लगा, एल्स इफ लगा दिया हमने। पर इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमने एज दे रखी है 25। अब यहाँ पे या तो एज, अगर एज ग्रेटर देन 32 होगी तो ये ब्रैकेट में घुसेगा, ये तो हमारे लिए है नहीं, यहाँ पे उसको कंडीशन मिल गई false, नीचे गए। क्या एज हमारी ग्रेटर देन 26 है, नहीं, फॉल्स, वापस नीचे आ गए। तीसरी कंडीशन चेक करिए, क्या एज 22 है, हाँ है, ट्रू हो गई कंडीशन, इस घुस गए। क्या बोला, कॉन्सोल डॉट लॉग यू मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड, यहाँ मैंने इसी भरा हुआ है, यू मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो ये जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करा उसी का कॉन्सोल लॉग उसने कर दिया। आई थिंक सब आया होगा, कर दो सब लोग। ये चिंता, आपको समझ तो आया होगा अभी तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक मैंने एरे बनाया हुआ है, ठीक है, एरे बनाया हुआ है। अब जैसे मैंने पहले बताया था एरे डिस्प्ले कराते हैं, अब इसका क्या करते हैं, अब तो अब फॉर लूप यूज करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम ये भी देख लेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल आई को 0 से इनिशियलाइज किया, और कहाँ तक जाता है ये, जैसे मैंने बताया था ना कि एरे हम प्रिंट कराते हैं तो अपने आप ही वो लेंथ देख लेता है। तो मैं वो क्या लेंथ, तो यहाँ पे ये अपने आप ही लेंथ दिखा देता है कि ये 7 लेंथ का एरे है। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा के अंदर, तो इसने यहाँ पर वही यूज किया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि अगर इंडेक्स 0 से लेकर के एरे की लेंथ तक चलाना है लूप को, और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करना। अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे जो आई है वो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स 2 है, ठीक है, तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू और ब्रेक का कोई मेरे को डिफरेंस बता सकता है, ये बहुत basic, कोई अगर आप में से बता दे कंटिन्यू और ब्रेक में क्या होगा। आपको एक बार वापस से कोड दिखा देता हूँ, तेरा कोड, मतलब इस एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, और मैंने लूप चलाया है, और मैंने कंडीशन दी जो मैंने अभी इफ ऊपर पढ़ा था, मैंने यही इम्प्लीमेंट किया कि अगर इंडेक्स 2 होगा तो कंटिन्यू करो। इस केस में क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, तो बता सकता है चैट में। कुछ भी गैस हो, चलो कंटिन्यू विल स्टार्ट द न्यू लूप। हाँ पार्शियली बिल्कुल करेक्ट हो, पार्शियली करेक्ट हो। जैसे अगर मैंने कंटिन्यू करा, ठीक है, तो कहता है इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है उसके आगे से कंटिन्यू करो। ठीक है, मतलब कि 1, जैसे इंडेक्स क्या है इसका 0, इसका क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, भले ही 7 एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स कितने 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड इंडेक्स को छोड़ करके बाकी सबको कंटिन्यू कर दो, बाकी सबको प्रिंट कर दो, यानी कि आउटपुट क्या आएगा 1 2 4 5 6 और 7। सेकंड इंडेक्स पे कौन है, थर्ड,
3 उसको छोड़ करके बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे। आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट देखो वही आ रहा है 1 2 4 6 7। ठीक है, कंटिन्यू मतलब कि उस इंडेक्स को छोड़ करके बाकी सारे इंडेक्स को प्रिंट करना। और अब ब्रेक का देख लेते हैं कैसे होगा। कमेंट कर, अब ब्रेक, अब ब्रेक में क्या होगा, अगर वो इंडेक्स 2 को देखता है कि अच्छा मैं इंडेक्स 2 पे पहुंच गया, तो वहीं पे ब्रेक कर देता है। जैसे गाड़ी का ब्रेक लग गया, अब वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे पहुंचते ही उसने अपनी ब्रेक लगा ली, यानी कि क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 1 और 2, 1 और 2 प्रिंट। ब्रेक और कंटिन्यू भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि हाँ भाई, कंटिन्यू मतलब कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना, और ब्रेक मतलब कि बिल्कुल जहाँ पे बोला है वहीं पे रुक जाना। ठीक है, अब एक लूप होता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ईच लूप। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर अगर हम सिर्फ 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी तो कर सकता था ना कि i प्लस इक्वल टू 2, यानी प्रिंट कराओ। ठीक है, कंडीशन, और मैं बोल दूँ कि भाई सारे एलिमेंट को प्रिंट करो, इंडेक्स दो दो करके, तो 1 2 3 पे 3 4 एलिमेंट उठाएगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ 1 3 4 7, यानी कि उसने दो दो एलिमेंट छोड़ करके, एक एलिमेंट छोड़ करके प्रिंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मान लो अगर मुझे सिंगल एलिमेंट ही प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो मैं इतना कोड क्यों लिखूंगा। मैं बोलूँगा कि हर एक ईच एलिमेंट के लिए मुझे रन कराना है ना। तो यहाँ पर ये काम आता है फॉर ईच लूप। ठीक, एरे के अंदर फॉर ईच लूप लगाओ और हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराओ कंसोल। का मतलब ये है कि के अंदर फॉर ईच लूप लगा करके इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ता है हमको। फंक्शन जो है वो एलिमेंट को कॉल करता है और उसी एलिमेंट को कंसोल करता है, लॉक करता है। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट को, इसको जरा एक बार रन करके देख लेते हैं हम। ये देखो, इसने क्या करा, 1 बाय 1 सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसका जैसे एक और मेथड भी होता है कि हम इसको एरो फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं। एरो फंक्शन का आपको जरा वो दे देता हूँ आइडिया एक बार, चल ही रही है तो बता देता हूँ कि अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ, डॉट फॉर एरो फंक्शन लगाया, के अंदर लिखा कंसोल लॉग, मैं लिख देता हूँ मान लो, ठीक, हेलो। अब इसको एक बार रन, 7 टाइम्स हेलो आ रहा है। ठीक है, मतलब जितने एरे के एलिमेंट थे, यहाँ मैंने बस ऐसे एग्जांपल लिया है हेलो का, कुछ भी आप रन कर सकते हैं यहाँ पर जरा एरर। 7 टाइम्स, 7 बार एरे आ रहा है। ठीक है ना, ये इसलिए भी यूज होता है। तो मतलब उसी चीज को वो बार बार रन करेगा, एक ही चीज को, और ईच मतलब एक ईच एलिमेंट के लिए वो हर लूप चलाएगा। आई थिंक इतना में आया ना, इतनी को भी बंद करते हैं, और ईच को भी हर एलिमेंट के लिए रन करता है, ये आपको समझ। अगला जो है, अब जैसे यहाँ पे वाइल लूप है, वाइल लूप तो आपको समझ में आया होगा, जैसे फॉर लूप यूज करा ऐसे ही वाइल लूप यूज करते हैं। वही चीज, यहाँ पे जे को इनिशियलाइज करा 0 से, वहां हमने क्या करा था, आई इक्वल टू 0 करा था, यहाँ जे टू 0, जब तक एरे डॉट लेंथ तक चलना है।
ठीक है, जे को एरे डॉट लेंथ तक चलना है और कंसोल डॉट लॉग कराना है और वापस जे प्लस प्लस को जाना है। यही था। वाइल लूप भी हमारा कवर हो चुका है। डू वाइल लूप मतलब एक बार तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद में कंडीशन, इसमें भी यही होना है। चीज देखो नहीं, वही है बस। एक लूप कोड लिखने के सारे मतलब तरीके हैं। आप फॉर से लिख लो, आप फॉर ईच से कर लो, आप वाइल से कर लो, आप डू वाइल से कर लो, इससे भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई लोड नहीं है। हाँ, ये टॉपिक आता है कि जो एरे होता है, जो भी हमारा एरे होता है अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर, बेसिकली एक स्टैक के फॉर्म में से होता है। बता देता हूँ। कोई भी हमारा एरे होता है, कोई भी एरे होता है हमारा, ठीक है, बेसिकली एक स्टैक के फॉर्म में होता है। जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, सेव कैसे होंगे, ये ऊपर तक होता है, ऊपर से 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा, फिर 4 भरा, इस तरीके से कुछ होता है। ये तो हमारा एरे है, पर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एरे है। जावास्क्रिप्ट इसको इस तरीके से मानता है। तो माई एरे लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे अगर फर्स्ट क्या होगा, फिर हमें जो भी हमारे टैग के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी सबसे पहले तो ये लेंथ वाला बता देता हूँ। लेंथ वाला तो चलो आपने सीख ही लिया होगा। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। जाहिर सी बात है, क्या बताएगा, 5 बताएगा, बता रहा है हम। ठीक है ना, ये लेंथ वाला तो हो ही गया, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको पहले, वैल्यू हो गया। अब जैसे पॉप है, ठीक है, पॉप मतलब कहाँ से करना है, पीछे से, पीछे से रिमूव करना है। पॉप का मतलब ये होता है, आपने स्टैक में पढ़ा ही होगा, बिफोर लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो जैसे पॉप करा है तो पॉप में क्या हटेगा, ये वैल्यू हटेगी, टू की वैल्यू, है ना। तो पर जरा मैं कंसोल लॉग लॉग कराता हूँ, चलिए क्या हटा है क्या। यहाँ पे 4 ही एलिमेंट रह गए, आए थे तो 5, इधर कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 थे, लेकिन हमने क्या करा, पॉप कर दिया। पॉप क्या करता है, पीछे से एक रिमूव कर देता है। ठीक है, तो करके हमें क्या मिल गया, सिर्फ 4 एलिमेंट्स मिल। अब जैसे पॉप हमने कर लिया, अब ये कोई बताएगा कि पुश में क्या होगा, पुश में क्या होना है। पॉप के अंदर पीछे से एक रिमूव कर दिया था, तो पुश के अंदर क्या होगा, कम एट लास्ट इंडेक्स, बिल्कुल सही। क्या होगा, ये एक्स वाई जेड जो है वो बिल्कुल पीछे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर फैन 34 अभी लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अब ये पुश और पॉप तो आपने देखे ही होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन एक ये नहीं सुना होगा शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट और ये दूसरा है अनशिफ्ट के बारे में। ठीक है, शिफ्ट क्या करता है, आगे से रिमूव करता है, ये जस्ट पॉप का उल्टा है। ठीक है, शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट बेसिकली आगे से रिमूव करता है। ठीक है, आगे वाले एलिमेंट्स को। तो जैसे यहाँ पर फैन है, कैमरा है, तो यहाँ पे क्या रिमूव करेगा, फैन को रिमूव कर देगा। एक बार जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि आप यहाँ पहले फैन आ रहा है, अब क्या आएगा, सबसे पहले कैमरा आएगा।
सबसे पहले कैमरा आ रहा है 34 नल। पॉप का जस्ट पॉप ही है लेकिन आगे से, ठीक है। अब इसका जो दूसरा है पुश, वो भी देख लेते हैं। तो हम कहते हैं अनशिफ्ट आगे से। ये तो लेंथ वाली बता दी मैंने, ठीक है। मैं एरे डॉट अनशिफ्ट, अब क्या होगा कि आगे ही XYZ ऐड कर देगा। अब क्या होगा हमारे पास में XYZ फैन कैमरा आ रहा है ना, ने एक आगे ऐड कर दिया ना। शायद समझ आया होगा सभी लोगों को। अब करते हैं बात स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर से यहाँ पे मैं क्या करा हुआ है लेट। अच्छा हाँ, मैं लेट और कॉन्स्टेंट तो बताना भूल ही गया आप लोगों को। जैसे जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसके अंदर तो हम, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हम कुछ भी भर सकते हैं। हम इंटीजर वैल्यू भर सकते हैं, हम फ्लोट कर सकते हैं, हम कैरेक्टर वैल्यू भर सकते हैं। लेट में क्या होता है, लेट में भी आप कुछ भी भर सकते हो, पर उसका एक स्कोप होता है, ठीक है। उसका एक स्कोप होता है कि उसका कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं यहीं पर एक ब्रैकेट लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं और इसके अंदर लेट यूज करूँ, तो इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, इस ब्रैकेट के अंदर है। ये ब्रैकेट, ये ब्लॉक स्पेसिफिक है बेसिकली, लेट और कांस्टेंट, ठीक है। लेट के अंदर लेट एक तरीके का वेर ही है जो कि ब्लॉक स्पेसिफिक है। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भी ब्लॉक स्पेसिफिक है, पर उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, एक ही वैल्यू रहती है। और जैसे मान लो अगर ये तो इस ब्लॉक के अंदर, जैसे यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर है लेट, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट ऐड कर दूं, क्या ये इसके अंदर चलेगा? कोई गैस मारेगा, क्या ये इसके अंदर भी चलेगा? तो मान लो अभी मैंने बताया नहीं आपको। हाँ, लेंथ प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉल करता हूँ डॉट लॉग, यही चीज एक मैंने यहाँ लगाया है और एक से पहले तो एरर दिखाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये उसके अंदर ऐड हो गया है। तो आपने देखा कि मतलब ये ब्लॉक स्पेसिफिक है कि, तो मतलब जिसके अंदर ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर वो रन कर रहा है। जैसे लेट का स्कोप क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन इस लेट का स्कोप जो है वो इस ब्रैकेट में भी तो, वो इस ब्रैकेट में भी तो आ रहा है। ये इसका एक सब ब्लॉक है, ठीक है। और ये इसका सुपर सेट है, इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, दोनों जगह आएगा। तो इसलिए दोनों जगह की लेंथ जो है वो प्रिंट हो जाए। हटा देता हूँ। तो लेंथ वाला आपने देख लिया। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने पूछा है कि माई स्ट्रिंग, जैसे इस स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है, ठीक है। गुड का इंडेक्स क्या है, जैसे हम यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। 10 तो हमने 1 से गिना है, ठीक है। लेकिन आएगा क्या, n-1, यानी 10-1 9 आना चाहिए। देखते हैं, हाँ बिल्कुल 9 आ रहा है। ये 18 कहाँ से आ रहा है, हाँ प्रिंट करा है। इंडेक्स डॉट जेएस की 2
थर्ड लाइन। अच्छा मैंने यहाँ इंडेक्स ऑफ ये गुड, देखो क्या आ रहा है, सिर्फ 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि शुरुआत से ये इंडेक्स बताता है कि गुड का कहाँ है, मतलब गुड कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बताता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब यही अगर मैं मान लो लास्ट इंडेक्स ऑफ करूँ, ये हम सारे स्ट्रिंग्स के पढ़ रहे हैं अंदर ऑपरेशन। अब ये पूछ रहा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो अब बता सकता है क्या होगा। देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये भी 9 ही होगा क्योंकि वो है भी वहीं से। अब जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 गुड ऐड कर लेता हूँ, ये इधर एक्स वाई जी इज अ गुड बॉय ऐड कर लेता हूँ, अब यहाँ पर भी मैं गुड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ अब कौन सा इंडेक्स बोला था ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ करके। देखो अब ये 18 बता रहा है। देखिए यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, 18 है शुरुआत से। लास्ट वाले का जो इंडेक्स होगा, 2 गुड थे, पहले उसने क्या करा था इंडेक्स ऑफ, तो ये कौन सा करेगा, पहले वाले गुड का लेगा, लेकिन ये क्या लेगा, दूसरे वाला सबसे लास्ट जो गुड होगा उसका लेगा। जब तक हमने जब हमने इस गुड को ऐड नहीं करा था, जब हमने इस गुड को ऐड नहीं करा था तब हमारा आंसर आ रहा था, वही आ रहा था जो इंडेक्स ऑफ का आ रहा था। एक ही तो गुड लिखा हुआ था, जब हमने 2 गुड ऐड कर दिए उसने लास्ट वाले क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अब इसको जैसे स्लाइस करना हो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, फर्स्ट और फोर्थ इंडेक्स के बीच में, तो मैं बता देता हूँ। ये स्लाइस करने के लिए यूज होता है। साथ में हाँ, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अगर मैं ब्रैकेट पढ़ देता हूँ, मैंने क्या करा है, फर्स्ट और फोर्थ इंडेक्स के बीच में जो एलिमेंट है वो स्लाइस करके दे दी। ठीक है ना, जैसे आप सेब काटते हो, जैसे स्लाइस कर देते हो, बिल्कुल वैसे ही काम कर देता है फर्स्ट और फोर्थ इंडेक्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स ये था एक्स, सॉरी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, ये वाई जेड ही तो आ रहा है, तो उसने काट के दे दिया, ये स्लाइस करके हमें दे दिया। अब एक और होता है स्ट्रिंग का रिप्लेस करने का। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक्स वाई जी इज अ गुड बॉय। अब मुझे इसको रिप्लेस करना हो बैड से, क्या है कि एक्स वाई जी इज अ बैड बॉय, तो मैं इसका यूज रिप्लेस। और क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जी इज अ बैड बॉय। बैड बॉय, वाई जी इज अ बैड बॉय, रिप्लेस नहीं आप समझिए। अब जैसे दूसरा जो है तुरंत कर लेते हैं। अब ये डेट फंक्शन है, ये डेट फंक्शन आपको क्या सिखाऊं मैं, जावा के अंदर होते हैं, टाइम देखने के लिए, ईयर देखने के लिए, डे देखने के लिए, सब यहाँ पे दिख जाएंगे। डेट आ जाएगी, यहाँ पे ईयर आ जाएगा, यहाँ पे जीरो जो आ रहा है ना, जो यहाँ पे गेट डे है, तो डे आज वैसे संडे है। ठीक है, तो संडे के अंदर हम इसको जीरो ही मानते हैं। ये डे ऑफ द वीक होता है। ठीक है, तो मंडे को आप
0 मानोगे, जैसे इसकी इंडेक्सिंग भी शुरू होती है संडे से, संडे 0 1 2 3 4 5 6 तक जाता है, ठीक है। और मिनट्स अभी क्या हो रहे होंगे वही दिखाता है, और सेकंड, ठीक है ना, ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। अब ये है डॉम मैनिपुलेशन, क्या, जैसे ये क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक लेट यूज़ किया है, डेटा यूज़ किया है एलएम करके, हमने यहाँ पे क्या करा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आईडी हमने यहाँ कहाँ मेंशन करी है, हम हाँ, ये रही, हमने यहाँ आईडी है ना, क्लिक करके हमने क्या करा है यहाँ पर कि जिसकी भी आईडी क्लिक हो वो कंसोल डॉट लॉग करा दो। हमने क्या किया कि इस वेरिएबल के अंदर की भी आईडी क्लिक हो स्टोर करा दिया, उसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया। पर देखते हैं क्या दे रहे हैं हमको, हमने बटन के अंदर क्लिक लगाई थी, आईडी लगाई थी, ठीक है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि हमने बटन में लगाया था, तो अपने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई है। हमने यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में करी थी, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ना, पूरे डॉक्यूमेंट को उसने कंसोल डॉट लॉग करा। अब जैसे ये दूसरा है, तो यहाँ पे हमने आईडी से करी थी, अब यहाँ पे हम क्लास नेम से, क्लास नेम जैसे वापस जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्लास नेम क्या दे रखा है, यहाँ कंटेनर रखा है, तो कंटेनर का दिखाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट हटा दें। यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर मैंने बनाया है, कंटेनर बनाया, div बनाया, उसके अंदर से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक आईडी भी बनाई है फर्स्ट, एक div भी बनाया है, div उसके अंदर फर्स्ट कंटेनर है, उसके अंदर ही कंटेनर, तो उसने बताया था कि div डॉट फर्स्ट कंटेनर है और div डॉट कंटेनर, आई थिंक आ गया हो, मैंने बस उसके अंदर वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा है। अब ये भी हो चुका है, जैसे बाय टैग नेम, हाँ, तो ये अब ये टैग नेम से है, यहाँ पे हमने पहले देख लिया था कि बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अब यहाँ करते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, डिव यानी कि टैग है ना, डिव क्या है, टैग ही तो है, उससे हमने इसको कंसोल डॉट लॉग कराया है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, अब पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी डिव के अंदर क्या बनाया, फर्स्ट कंटेनर बनाया है आपने, आपने कंटेनर दी है, सब आएगा। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ी थी, बाय क्लास नेम पढ़ी थी, टैग नेम पढ़ी थी, ऐसे ही एक और होता है सिलेक्शन क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जिस चीज की भी आईडी जो होगी, आईडी जो होगी वो कंटेनर होगी, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो, तो उसको सिलेक्ट कर लो, और इसके अंदर क्या है, क्वेरी सेलेक्ट ऑल, जितनी भी हो, चाहे वो उसके बाहर भी हो, जैसे यहाँ पर हमारी इसके अंदर क्लास क्या थी, यहाँ क्लास क्या थी, कंटेनर, अब मान लो कि मैं एक और डिव बनाऊँ और वहां पर भी अगर कंटेनर दे दूँ, तो जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल होगा वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा, जो पहला कंटेनर जो होगा उसको सेलेक्ट, ठीक है, एक बार मैं क्वेरी सेलेक्टर, ये सबसे पहली क्लास है, दूसरी क्लास तो उसने बताई नहीं क्योंकि वही है हमारी, ने एक कंटेनर बना रखा था तो उसने उसी को वापस लिख दिया, है ना, तो सारे कंटेनर वहां ले लिए, डिस्प्ले करा दिया। इसको भी देख लेते हैं, फंक्शन डॉट क्लिक को मैंने बनाया था ये,
फंक्शन क्लिक कहाँ कॉल है ये भी आपको पता चलना चाहिए। ये हमने पहले अलग से स्क्रिप्ट बना रखी थी ना, index.html, तो मैंने यहाँ पे इधर आया हुआ है इस बटन पर, जैसे मैंने यहाँ पे ये index.html फाइल है हमारी। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लिक फंक्शन जो है वो हमारा कॉल हो जाए, ठीक है, यानी कि ये वाला क्लिक कॉल हो जाए और कंसोल लॉग पे ये लिखा जाए कि द बटन वॉज क्लिक। देखिए हम index.html पे जाएंगे, अगर मैंने इसको अभी क्लिक किया तो यहाँ लिखा है ना द बटन वॉज क्लिक, ठीक है, यानी कि मैंने index.html के अंदर बताया हुआ था कि जब ये क्लिक्ड फंक्शन कॉल हो तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये चीज़ प्रिंट है ना। तो वहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज करा कि ऑन क्लिक पे ये फंक्शन हो जाए, यहाँ पे हमने फंक्शन। अब ऐसी एक और चीज़ भी है ये डाउनलोड वाला, कि विंडोज जब लोड हो तब इस फंक्शन को परफॉर्म करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश लोड हो रही है ना, अब आपको बिल्कुल अंतर पता नहीं चलेगा, बहुत ही फास्ट होता है ये, डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तुरंत आ जाता है, लेकिन बहुत ही मिली सेकंड के लिए जाता है ये, तो उतना ही सेकंड आप मान लो, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ही मेरा आ जाता है ये, ठीक है, क्योंकि मेरी फाइल जो है वो लोडेड है। तभी इसको रन कर दो। ये अब हैं कुछ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब ये इसके अंदर होता है ऐड इवेंट लिस्टनर। जब मैं कोई इवेंट लिखूं तो उसे लिस्ट करना है, ये जावास्क्रिप्ट को बताने का है, ठीक है। जैसे मैंने कोई क्लिक किया, ठीक है, तो इस फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे माउस ओवर है और माउस आउट, यानी कि माउस ओवर मतलब कि आपने माउस लेके गए और माउस आउट मतलब कि माउस आपने वहां से हटा दिया, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, हाँ, इसका अगर आपने क्लिक किया तो उसकी जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज हो जाए, तो मतलब जैसे हम यहाँ पे क्या करते आ रहे थे, यहाँ पे सब कॉन्सोल लॉग लॉग कर रहे थे, लेकिन आप ये पूछोगे कि कॉन्सोल लॉग लॉग यूज होता क्यों है भाई, तो हमें कुछ तो प्रिंट कराना है ना वहाँ पे। बेसिकली हम करते क्या है, हमें अपने वेब पेज पे दिखाना है ना, तो यहाँ पे ये यूज होता है इनर डॉट एच कि अगर हमने क्लिक किया, ठीक है, अगर हमने क्लिक किया तो उसकी इनर एच चेंज करके यहाँ लिख देना कि वी हैव क्लिक्ड। वी टैग क्या होता है कि बेसिकली बोल्ड कर देता है, ठीक है। ब्रिंग अटेंशन, हाँ, ब्रिंग अटेंशन टैग होता है ये, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग पे भी दिखा देना क्लिक ऑन द कंटेनर, हमें कंटेनर पे क्लिक करना है, तो क्लास दे रखी है ना कंटेनर की। तो एक बार काम करते हैं, वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर हमें क्लिक किया तो ये दिस पैराग्राफ की जगह हमारा आ जाएगा वी हैव क्लिक, ठीक है ना। मैंने यहाँ क्लिक किया तो आगे वी हैव क्लिक, जैसे यहाँ पे मैं इधर जा रहा हूँ, माउस आउट करा मैंने, हाँ, मैंने माउस इन करा, माउस ऑन, माउस आउट, ऑन आउट, ऑन आउट, ठीक है ना। हाँ, मैं आया, यहाँ मैं गया, हाँ, मैंने क्लिक किया, तो इस तरीके से काम। अब ये हो गया है। एरो फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था। एरो फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन बना रखा है, सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे सम फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर वेरिएबल दिए हुए हैं और बी की, रिटर्न ए प्लस बी का, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग भी करा देते हैं। चलो छोड़ो, आपको समझ तो आ ही गया होगा कैसे। अब एक और चीज़ जो समझानी है, जैसे यहाँ पर कभी भी आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखते हो, आप हमेशा स्ट्रिंग ही देते हो। अभी तक मैंने जितना सिखाया आप स्ट्रिंग ही दे रहे हो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको वैल्यू देनी हो, अगर मैं सिर्फ ए लिख दूँ, ए के अंदर तो वैल्यू स्टोर्ड है ना मेरी, जैसे मैं कुछ इस तरीके से, ये तो वैल्यू देगा नहीं मेरी, ठीक है। यहाँ पे तो कंसोल डॉट लॉग में दिखाया जाएगा कि आपने दिस इज माई ए, वहाँ पे तो ए प्रिंट आ जाएगा ए। अब वहाँ पे 34 तो आया नहीं, तो स्पेशल मेथड होता है
तो आपके जो एस्केप और टैब के बीच में जो बटन होता है ना, वो कहते हैं टिल्ट मेथड, सॉरी टिल्ट की, उसको आपको दबाना पड़ता है, उसको बैकटिक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बैकटिक्स दबाया और यहाँ भी बैकटिक्स दबाया। अब इसके अंदर अगर मुझे 34 वैल्यू एक्सेस करनी है, जो कि मैंने ए को दे रखी थी, तो मैं करूँगा डॉलर के अंदर, डॉलर में बन। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ इस अब ये भी पता चल गया कि अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है कंसोल के अंदर, तो आप डॉलर से कर सकते हैं, डॉलर। ये आपको सिखाया जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्या इतना समझ आया आप सभी को? प्लीज गेस कर दो अगर आपको कुछ समझ आया तो। अब एक और मैं आपको चीज़ सिखा देता हूँ, कि इतना तो सबको समझ आ ही गया, चलो ये और बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे एक और स्निपेट बनाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया हुआ है, देखो यार और हाउ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ एक पी टैग है, इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी हुई है, यहाँ पे ये बताया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, इधर पी टैग के अंदर लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे मैंने ये बोला है कि ये बटन बनाया हुआ मैंने कि अगर कोई बंदा वहाँ पे क्लिक करे तो माई फंक्शन है वो कॉल हो जाए, ठीक है। माई फंक्शन क्या है इसके अंदर, माई फंक्शन, माई फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी क्लास जो है, तो यहाँ लिखा है ना गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यानी कि जिसकी क्लास डेमो है उसके पहले एलिमेंट के अंदर इनर एचटीएमएल चेंज कर दो और स्ट्रिंग लिख दो, जो आपकी वो मैंने एसटीआर दी थी यहाँ पर, ये एसटीआर जो दी थी ये लिख दो, और उसकी डेट मेंशन कर दो, ठीक है। ये कहा था, मतलब कि जब वो बटन क्लिक हो तो जिसकी क्लास डेमो है उसके अंदर उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करके ये लिख दो। तो एक बार उसको रन करके दे आता है, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ आ जा रहा है ना, हाय, और आज की डेट क्यों आ रहा है। अब बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, जैसे यहाँ पर मैंने करा हुआ है, इधर आपको दिखाने के, इस बटन के अंदर पहले तो आपको कोड दिखा रहा है, यहाँ पे किया हुआ है, हमने एक इमेज ऐड करी हुई है, इनिशियली हमने एक इमेज ऐड करी हुई है जो कि बल्ब ऑफ की है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बल्ब ऑफ है अभी, ठीक है, इनिशियली हमारी ये है। लेकिन जब उस बटन पर आपने क्लिक किया, बटन का नाम क्या है, टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। जब आपने इस बटन को क्लिक किया तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, की आईडी माई इमेज है, देखिए ये वाली माई इमेज, उसको सोर्स, उसका सोर्स चेंज करके उसको ऑन कर दो, ठीक है। मतलब टर्न ऑन द लाइट करने हमने क्या किया, पहले तो वो इनिशियलाइज किससे है, बल्ब ऑफ है अभी तो, ठीक है। लेकिन जब वो माई इमेज पे आईडी पे गया, क्या करा, उस बल्ब को ऑन कर दिया, यहाँ पे ये इमेज लग, ठीक है। और जब ऐसे इस तरीके से दूसरा जो बटन बना हुआ है उसके अंदर क्या किया, उसी को बल्ब ऑफ वाली इमेज ही लगा दी, क्लिक किया तो यहाँ पे इनिशियली हमारी एक इमेज डाली हुई है जो कि बल्ब ऑफ की है, तो हम बटन दबा टर्न ऑन द लाइट की इमेज चेंज होके बल्ब ऑन वाली लग जाती है, और जब हम बटन दबाते हैं टर्न ऑफ की, ऑफ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ टर्न ऑन द लाइट तो टर्न हो गई, टर्न ऑफ करा तो ठीक है। अब दूसरा जो है, अब हमने क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारा, आप सारा टेक्स्ट है, क्या तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाइड इट, बहुत अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट होगा तो ऊपर का टेक्स्ट होगा आपको हाइड करना होता है ताकि आप दूसरा और पढ़ सको नीचे वाला,
तो यहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने एक बटन बनाया हुआ है, एलिमेंट बाय आईडी हाइड। पी टैग के अंदर हमने हाइड वाली बनाई हुई है ना, हमने दे रखा है स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, यानी कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डिस्प्ले नन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये हाइड हो गया ना। या आपने यहाँ होता है कि बहुत सारा होता है तो आपको मिनिमाइज करना होता है तो वो ऊपर चले जाता है, इस तरीके से ये यहाँ काम आता है। अब जैसे मान लो अगर मुझे कोई हिडन एलिमेंट जो है वो शो करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करूँगा, वहीं उसी बटन पे क्लिक करके अगर मैं मान लो यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो इधर मैं ब्लॉक चेंज कर देता हूँ, क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये ब्लॉक में ही है, होगा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड द एलिमेंट, यहाँ कुछ क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, तो मैंने उसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन किया है तो उसका हाइड हो गया, और ब्लॉक किया तो हो गया। अब ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप जब क्लिक करते हो ना तो आपको नेक्स्ट पेज पे राइट कराता है, उसी पेज पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे राइट कराता है। तो पहले देख लेते हैं अलर्ट। अलर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, हाय देयर हाउ आर यू, ये तो आपको पता ही। कंसोल टाइप दिया है, मान लो कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे प्रिंट कराएगा मुझे लॉग में क्या हुआ? अच्छा, मैंने डेट प्रिंट कराई है तो डेट ही होगी, डेट ही होगी, कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ तो लास्ट में देखो ये जितनी भी है ये पूरा डेट फंक्शन दे रहा है, 3 बार कर दिया, 3 बार आ रही है, ठीक है। मैंने कंसोल लॉग पे उसकी डेट प्रिंट कराई है तो आ गई है। अब वो एक लास्ट है प्रिंट करने का, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो भी जावास्क्रिप्ट से होती है, क्या प्रिंट कर सकते हैं हम इस पेज को, है ना। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप बता सकते हो, वैसे तो मैंने अपने तरफ से सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन अगर कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए क्लास में। एनीवन? सबको समझ में आ गया ना? आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और जो आपको फॉर्म दिया हुआ है ना वो प्लीज़ आप फिल कर देना, ये दोनों फॉर्म जो दिए हुए हैं आप फिल कर देना, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके और आप फीडबैक दे सकें। थैंक यू गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।